गुड इवनिंग क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से ये आज हमारा थर्ड क्लास है, राइट। आज के हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटिंग फैक्टर एंड एडेप्टेशन के बारे में और इकोटोन के बारे में। ये सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लासेस चल रहा है, यहाँ पे मैं बस इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आने वाले क्लासेस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। आप सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स जिनको बोला जाता है। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स वो है जो प्रिपेयर करते हैं फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस और जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स कौन है? ये वो है हु प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक लेवल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक लेवल को डिस्कस किया था, तो प्रोड्यूसर्स टॉपिक लेवल के फर्स्ट टॉपिक लेवल में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको शायद पता होगा कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो इसीलिए एल्गी भी फोटो प्रोड्यूसर्स हैं और ये ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। एल्गी जो कि खुद अपना खाना खुद बना सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसीलिए एल्गी को भी हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, काफी बार पूछा जाता है कि बताओ ग्रीन प्लांट के अलावा कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप कह सकते हैं, तो वो है एल्गी प्लस फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मेरीन सिस्टम में पाए जाते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड ये अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। बात करेंगे कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स जैसे हम सब, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर्स में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। लास्ट क्लास में ट्रॉपिक लेवल को डिस्कस करते हुए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस किया था। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो कंज्यूमर किसे कहते हैं, लिविंग बींग्स, ठीक है, वो लिविंग बींग जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप से वो खाना को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनकी मदद से खाना बनाते हैं, क्लियर। और कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप भी बोला जाता है, सिंपल है। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स? हार्बीवोर्स, डियर, रैबिट, गोट। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हैं जो डायरेक्ट डिपेंड करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, जो सीधा सीधा खा लेते हैं बिना कुक किए खाना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग घास डायरेक्ट खा पाएंगे? कोई भी साग होता है हम लोग खा पाते हैं, उसको हमें कुक करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है क्योंकि ये लोग डायरेक्ट खाना मतलब डायरेक्ट प्लांट से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फिलअप करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एक हार्बीवोरस का इमेज है। कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉप्स, इसका मतलब कि ये पत्ते खा रहा है, ग्रीन पत्ते खा रहा है, और ये जो ग्रीन लीव्स है ये ऑटोट्रॉप्स ने बनाया है।
मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे हार्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। और हर्बीवोरस में डियर, रैबिट, गोट, यहाँ पे वो एनिमल्स आते हैं जो मतलब जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोरस किसे कहते हैं समझ आया, क्योंकि काफी टाइम ना हार्बीवोरस और कंज्यूमर्स के ये टाइप्स को भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। कौन है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स? कार्निवोरस, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक। क्लियर? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पिरामिड बनाऊं तो सबसे नीचे होगा, सॉरी, ये प्लांट भी कुछ इंसान जैसे देखने लगे थे। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंज्यूमर्स का एरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है? अब इन हेटेरोट्रॉप्स में काफी सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है, यहाँ पे कौन आएगा सबसे पहले? कंज्यूमर्स में सबसे पहले नीचे कौन आएगा जो एकदम प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? जल्दी बताओ। हार्बीवोरस, हार्बीवोर्स, ठीक है। इसके बाद आएगा कार्निवोर्स, जस्ट अ मिनट, कार्निवोर्स, एंड ऊपर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जिसको हम लोग ऑमनिवोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हार्बीवोर्स में सबसे पहले कौन आता है जो सीधा सीधा तौर पे ग्रीन प्लांट को खा जाते हैं, यहाँ पे वो एनिमल्स आएंगे जैसे डियर, रैबिट, गोट, बफेलो, काउ, ठीक है। उसके बाद कार्निवोर्स में कौन कौन आएगा? फ्रॉग, स्नेक, ठीक है। बात करेंगे हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स की, जैसे कि यहाँ पे आएगा टाइगर या फिर ईगल, जो किनके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्निवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको हम लोग ऑमनिवोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं एक फूड चेन का या फिर फूड का एक मैं पिरामिड बनाती हूँ, तो इस पिरामिड से आप लोगों को समझ में आता है कि प्रोड्यूसर का सिर्फ एक ही लेयर है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेयर है पूरा का पूरा पिरामिड में, ये कंज्यूमर का है। और कंज्यूमर बहुत सारे टाइप के होते हैं, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक लेवल पे कंज्यूमर्स तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस जैसे गोट, बफेलो, काउ, ठीक है। देन कार्निवोरस जैसे फ्रॉग, स्नेक। उसके बाद आते हैं omnivorous जो सब खाते हैं, टाइगर, ईगल। क्लियर है? बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। आने वाले क्लासेस में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उन सबको डिटेल्स में बताऊंगी। अभी हम लोग साइंस इकोलॉजी का, एनवायरमेंटल साइंस का इकोलॉजी के टॉपिक के ऊपर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हैं। क्लियर है? बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स कौन है ये शायद आप लोगों को पता होगा। जैसे कभी कभी मतलब ज्यादातर टाइम क्या होता है कि मानो कोई एक एनिमल बॉडी ऐसे ही किसी मैदान में पड़ा है, काफी टाइम बाद क्या होता है उस एनिमल डेड बॉडी से ना स्मेल आने लगती है ना, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ा है आसपास में। तो वो स्मेल किस लिए आता है? क्या आप लोगों को पता है कि वो स्मेल किस लिए आता है? वो स्मेल कोई एक डेड बॉडी से इसीलिए आता है क्योंकि वहां पे डिकम्पोजर्स उस बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया है, मतलब उस बॉडी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइगर एट डियर एंड रिमेनिंग बाय स्मॉल इंसेक्ट्स, ये ठीक है। ये क्या आप डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हो?
सी डिकम्पोजर्स, देखो अगर टाइगर ने एक डियर का डेड बॉडी खा लिया है तो क्या वहां से स्मेल आएगा? नहीं आएगा। स्मेल तब आता है जब कोई एक डेड बॉडी के ऊपर डिकम्पोजर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। सीधी बात है कि जो भी डेड ऑर्गेनिक बॉडी है, डेड बॉडीज है, उसको खाना शुरू करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्मेल जनरेट होता है और हम सबको स्मेल आना शुरू होता है। जैसे कि घर पे हम लोगों का जब खाना खराब हो जाता है, उससे भी स्मेल होता है, उससे भी स्मेल जनरेट हो जाता है ना? तो वो स्मेल क्यों जनरेट होने लगा है? क्योंकि एनवायरनमेंट में जो भी डिकम्पोजर्स मौजूद है, उस खाने के ऊपर उन लोगों ने उस खाने के ऊपर वो डिकम्पोजर्स बैठा और उस खाने को वो लोग ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां के जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो ब्रेक डाउन करता है और स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो डिकम्पोजर्स ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। और यही रीजन है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर एंड में मिट्टी बन जाती है। जैसे एक मानो कि कोई एक हार्बीवोरस की बॉडी है, ठीक है, बहुत दिन तक जमीन पे पड़ी हुई थी, वो एक टाइम बाद, 1 साल बाद या 15 दिन बाद, 6 महीने बाद आप जाके देखोगे वही जगह पे कि वो खत्म हो गया है। उसकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, सब्सटेंस है, सब मिट्टी बन चुका है। वो क्यों होता है? बिकॉज डिकम्पोजर्स उस डेड बॉडी का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको ना ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि कोई इतना बड़ा एक सब्सटेंस है, डिकम्पोजर्स ने इस सब्सटेंस को तोड़ के इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, फिर हर एक छोटे पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर इसको और करते करते एकदम से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल सालों साल तक मतलब कहीं पे पड़े नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, अदरवाइज मतलब बहुत साल पुराना डेड बॉडीज भी आज के डेट पे अवेलेबल होता प्लेनेट के ऊपर। क्लियर है डिकम्पोजर्स का काम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जितने भी डेड बॉडीज होंगे, जितने भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ये इनका कभी खात्मा नहीं होगा, इनका कभी मिट्टी में कन्वर्शन नहीं होगा और सालों साल ये उसी जगह पे एज इट इज पड़े रहेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उनको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एनहेंस हो जाती है। तो डिकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंस समझ आया, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। कुछ एग्जाम्पल से बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल किसका? ऑफ सॉइल, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उस ऑर्गेनिक मटेरियल में जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको सॉइल में पहुंचा देते हैं और वो ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन होके सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ सॉइल मेंटेन हो पाता है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स। सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर पाते हैं। प्रिवेंट वेस्ट एक्युमुलेशन, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होता, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, तो प्लैनेट के ऊपर वेस्ट एक्युमुलेशन बढ़ता ही जाता। तो वेस्ट एक्युमुलेशन को खत्म करने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी डिकम्पोजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी समझ आया डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट समझ आया डिकम्पोजर्स क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है?
ओके, यहाँ पे देखो कुछ डिकम्पोजर्स हैं। और देखो इकोसिस्टम में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए डिकम्पोजर्स का काम नहीं होता है। इनका काम बेसिक लेवल पे, एनर्जी तो किसी भी चीज से रिलीज होती है ना। एनर्जी आप कुछ भी करो इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी रिलीज होगा। बट डिकम्पोजर्स का काम है मेनली कि जो भी वेस्ट है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको खत्म करना। प्लैनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना और इसको खत्म कर देना। ठीक है, जैसे वर्म, मशरूम, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजर्स की। क्लियर है? बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, ये साउंड सुनने में ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है। देखते हैं क्या है। बहुत सारे पिरामिड्स हो सकते हैं। एक पिरामिड का मतलब होता है ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग पिरामिड्स कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। अब ये पिरामिड किसी भी चीज का बना सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स का बना सकते हैं, जहां पे हम लोग शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बेस पे हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आज के डेट पे अगर हम लोग बोलेंगे, आज के डेट पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो ऑटोट्रॉफ है, उनका नंबर्स फॉर एन एग्जांपल 1000 है। उसके बाद जो हर्बीवोरस है, उनका जो नंबर है वो 9000 है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं कार्निवोरस की। जो कार्निवोरस है, उनका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो 8000 है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक पिरामिड के हर एक लेवल पे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी ऑर्गेनिज्म की कितनी पॉपुलेशन है उसको शो कर सकते हैं। और इसी पिरामिड को पिरामिड ऑफ नंबर्स बोलते हैं, जहां पे सिर्फ किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के नंबर्स को डिपिक्ट किया जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आया? ये आप लोग अपने आप से भी बना सकते हो। कि मानो कि आप लोग एक फॉरेस्ट विजिट करने गए, तो आप लोगों ने बोला कि देखते हैं यहाँ पे जो पीपल के ट्री हैं, जो बहुत ही ओल्ड ट्री है, वो ओल्ड प्लांट्स है, उनका नंबर क्या है, कितने यहाँ पे डियर है, कितने यहाँ पे टाइगर्स है, कितने यहाँ पे वल्चर्स है। कुछ इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग खुद भी पिरामिड ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। ये समझ में आया? इकोलॉजिकल पिरामिड का एक टाइप पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स के हर एक लेवल पे हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के नंबर दे सकते हैं। जैसे इंडिया में आज के डेट पे कितने रॉयल बंगाल टाइगर्स है, उनका नंबर है फॉर एन एग्जांपल 1000। इसके बाद इंडिया में कितने बियर्स है, ठीक है, स्नो बियर से, पोलर बियर से, उनका नंबर क्या है, उसके बेस पे हम लोग एक पिरामिड ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। क्लियर है? ये समझ आया? उसके बाद बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे हम लोग टोटल बायोमास के ऊपर बेस करके पिरामिड बना सकते हैं। ठीक है, कि कौन से बायोमास कहाँ पे है, कितना पॉपुलेशन होगा, कितना रेंज होगा, ठीक है, कितना उनका एरिया होगा, इसके ऊपर हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास भी बना सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स है, इन्होंने क्या किया, सन से अपने एनर्जी को अपने फूड में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये जो ग्रीन प्लांट खाते हैं हार्बीवोरस, तो सन से जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ अपने अपने प्लांट में स्टोर कर लिया था, वो एनर्जी हार्बीवोरस में पास आउट हो जाता है। फिर हार्बीवोरस को खाने वाले जो कार्निवोरस है, इनमें ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर को डिपिक्ट कर सकते हैं कि कौन से लेवल के थ्रू एनर्जी
ट्रांसफर हो चुका है या हो रहा है। क्लियर है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। अगर आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी पिरामिड बनाओगे तो कोई भी पिरामिड का ऐसा भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में बनाओगे तो ऐसा हो सकता है। मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, इधर ये हो सकता है और ये हो सकता है, एज पर योर चॉइस। बट जो एनर्जी पिरामिड होगा ये ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा ऐसा ही होगा। क्लियर है? इसका कभी हम लोग यहाँ से ये नहीं देखेंगे, ऐसा वाला नहीं देखेंगे, ऐसा ही देखेंगे। क्लियर हुआ? एनर्जी पिरामिड क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा नीचे से ही ऊपर की तरफ जा रही है, प्रोड्यूसर से ट्रांसफर हो रही है दूसरे लेवल पे। क्लियर? ये देखो इकोलॉजिकल पिरामिड एक एग्जांपल है, जैसे प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, फिर टर्शियरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स है, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग कोई भी पिरामिड बना सकते हो। क्लियर? बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। क्या है ये टर्म बहुत ही भारी भरकम लग रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर। देखो, आप लोगों ने स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का या फिर चार्ल्स डार्विन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म फिट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, सरवाइव कर पाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा वही सरवाइव कर पाएगा, राइट। जो वीक होगा वो हमेशा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इकोलॉजिकली भी सेम चीज होती है। इकोलॉजिकली भी जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करके सरवाइव करती है तो उस रिप्लेसमेंट को, प्रेडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट को, इकोलॉजिकली हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्लियर है? एनवायरमेंटल साइंस में, इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहा जाता है? कि जब एक कम्युनिटी हमें समझ में आ रहा है कि ये खत्म हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल मतलब आप सामने से देख के बता सकते हो कि आने वाले कुछ टाइम बाद एक कम्युनिटी है जो कि खत्म हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह एक दूसरी कम्युनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिप्लेसमेंट को ही हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर है? अब इसमें भी काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन बैरन लैंड। जैसे एक बैरन लैंड है, इसमें कुछ भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वहां पे काफी सारे मैग्मास, लावास यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरे जगह का, ठीक है। तो जिसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मानो कि कोई एक बैरन लैंड है, वहां पे एक नया वॉल्केनो का इमर्जेंस हुआ, एक वॉल्केनिक एक्टिविटी का इमर्जेंस हुआ, ठीक है, और वो बैरन लैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी तो एक जगह का रिप्लेसमेंट ही हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। occurs where vegetation previously existed, example after forest fire। मानो एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन कवर है, यहाँ पे क्या हुआ? फॉरेस्ट फायर हो गया, और उसके बाद ये जगह में कोई भी प्लांट, ग्रीन प्लांट, ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक फ्लैट बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? एक रिप्लेसमेंट हुआ, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है, और इस टाइप के सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। समझ आया? ये देखो, जैसे कि पहले यहाँ पे हम लोग कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ स्टेजेस देखेंगे। जैसे पहले एक जगह पे बेयर रॉक हुआ करता था, फिर उस रॉक के ऊपर लाइकेंस एंड मॉस का इमर्जेंस हुआ, देन वहां से ग्रासेस आया, ग्रासेस एंड हर्ब्स का इमर्जेंस हुआ, फिर वहां पे श्रब्स एंड बुशेस देखने को मिला, देन यंग ट्रीज एंड पाइन्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन धीरे धीरे उस जगह पे आसपास में मैच्योर ट्रीज लाइक ओक्स का
फॉर्मेशन हो दे, मतलब ओक्स का जनरेशन हमें देखने को मिला। तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट ही तो हो रहा है। पहले जो सिर्फ मेयर एक बेयर रॉक वाला जगह था, आज वहां पे देखो काफी सारे मैच्योर ट्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल रिप्लेसमेंट है, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आया इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं? गुड। नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी। ये सिंपल है, आप सबको तो शायद पता ही होगा बायोडायवर्सिटी के मतलब क्या होता है। द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ में जितने वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। चलो, बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी की। मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। कोई एक एनवायरनमेंट है, आप सबको पता है कि हर एक चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है कैरिंग, मतलब हर एक चीज का कैपेसिटी का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। ऑप्टिमम लेवल मतलब जिससे अगर कुछ बढ़ जाए तो भी खतरा है, जिससे अगर कुछ कम हो जाए तो भी एक खतरा है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है एक एवरेज लेवल, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑप्टिमम लेवल, अगर ये है ऑप्टिमम लेवल किसी भी चीज का, इससे अगर ज्यादा हो तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, इससे अगर कम हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, ऑप्टिमम लेवल समझ में आया? अब देखो, हर एनवायरनमेंट का पॉपुलेशन का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। हर एनवायरनमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में 10,000 ऑर्गेनिजम्स ही रह सकते हैं, ठीक है। इस एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी का ऑप्टिमम लेवल, फॉर एन एग्जांपल 10,000 स्पीसीज है, 10,000 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कोई भी एनवायरनमेंट का ऑप्टिमम लेवल में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसको के से सिंबलाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोलॉजिकल टर्म है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ये जनरेट हो ही सकता है कि मैम, कोई भी एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसका ऑप्टिमम लेवल क्या है। सी, उस एनवायरनमेंट में कितने रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस, उस एनवायरनमेंट में कितना फूड अवेलेबल है, वाटर कितना है, वाटर लेवल क्या है, कितना स्पेस है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे अब ह्यूमन बींग्स, हम लोग चिपक के तो नहीं रह सकते ना एक दूसरे के साथ। हर इंसान को रहने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है ना। तो कोई एक जगह पे मानो 10,000 इंसान रह रहे हैं, तो उनके पास रहने के लिए अच्छे तरीके से थोड़ा सा स्पेस भी तो चाहिए जहाँ पे वो लोग रह सके, अपने लाइफस्टाइल को फुलफिल कर सके। तो फूड, वाटर, स्पेस, क्लाइमेट, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि कुछ मतलब कौन से एनवायरनमेंट का ऑप्टिमम लेवल क्या होगा। और यहीं से किसी भी एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी का पता चलता है, जिसका सिंबल होता है के। क्लियर है? कैरिंग का इतना जल्दी जल्दी बोलते हो ना कि ज्यादातर टाइम मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही उटपटांग हो जाती है। तो कैरिंग समझ में आया किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इनके फैक्टर्स क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करके कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। वेरी गुड।
क्योंकि आज के डेट पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिमिटिंग फैक्टर क्या है ये? फैक्टर्स दैट रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। लिमिट करना, किसी भी चीज को लिमिट करना, रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना। फैक्टर्स दैट रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जो फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसी फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे अगर कोई जगह पे वाटर नहीं है, फूड नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, ऑक्सीजन लेवल खत्म है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या उस जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो पाएगा? नहीं। तो अगर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम के अंदर वहां का वाटर, फूड, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी खत्म है, मतलब उस जगह के ये फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तब इन फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जनरेट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता है, उनका इमर्जेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी जगह पे वही फैक्टर्स की स्केर्सिटी देखने को मिलेगा, तब वो फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फैक्टर्स इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाद में वही फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। समझ आया लिमिटिंग फैक्टर क्या है, नहीं है? नेक्स्ट, एडेप्टेशन आप सबको पता ही होगा। स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर जो स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस करता है, उसी चेंजेस को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैमल स्टोर्स फैट इन हम्प। टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल, जैसे मानो कोई एक जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने आप को इतना बेटर बना लिया कि कोई भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सरवाइव कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एडेप्टेशन बोल सकते हैं। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई एक एनिमल है जो बहुत ही मतलब हॉट टेम्परेचर वाले एरियाज पे अपने आप को सरवाइव कर मतलब कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एडेप्टेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, जैसे कैमल्स हैं, उन्होंने क्या किया? स्टोर्स फैट इन हम। उन्होंने हम पे अपना फैट को स्टोर करना शुरू कर दिया, और यही उनका एडेप्टेशन का एक प्रक्रिया था, एक प्रोसेस था, जिसकी वजह से वो लोग डेजर्ट एरिया में रहते हुए भी सरवाइव कर चुके थे। पोलर बियर हैज थिक फर। ठीक है, थिक फर उनका एक एडेप्टेशन का पार्ट है। कैक्टस हैज स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। आप सबको पता है कैक्टस में कांटे होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं, और ये स्पाइन्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर चुका है, और इसलिए इसमें लीव्स की जगह स्पाइन्स का इमर्जेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एडेप्टेशन को शो करते हैं कि किस तरीके से एडेप्टेशन को एक्सेप्ट करने के बाद इनके अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिला है। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, इकोटोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इकोसिस्टम के बारे में, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब दो इकोसिस्टम हैं, इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा, जैसे ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम टू, इसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उनको हम लोग बोलेंगे इकोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना होगा। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट ग्रासलैंड बाउंड्री। ठीक है, जैसे मानो ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ से फिर ग्रासलैंड है, बीच में कुछ बुशेस दिख रहे हैं, श्रब्स दिख रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है, तो बीच का जो बाउंड्री है जहाँ पे कुछ श्रब्स, बुशेस देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इकोटोन।
ये इकोलॉजिकल टर्म है, बहुत यूज होता है। एस्चुअरी जो कि रिवर और सी के बीच में डेवलप होता है, ठीक है। रिवर इकोसिस्टम सी इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोटोन का वो देख लेते हैं। फर्स्ट, हाई बायोडाइवर्सिटी। यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इकोसिस्टम का जो भी बायोडाइवर्सिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, फीचर है, सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारा सारा हमें इस ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ का बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा रिच होता है। एज इफेक्ट होता है, यहाँ पे हमें एज का इफेक्ट देखने को मिलता है। एज मीन्स क्योंकि दोनों बायोडाइवर्सिटी का ये एक ट्रांजिशन जोन है, इसीलिए इस एरिया पे एज इफेक्ट देखने को मिलता है। ये PYQ बेस्ड है, ठीक है। ये स्टेट PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्पीसीज फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इमेज भी है, देखो, लैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम और इकोटोन, ठीक है। तो ये वाले एरियाज जो कि लैंड इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे काफी सारे रिच बायोडाइवर्सिटीज हमें देखने को मिला है। क्लियर? बहुत ही सिंपल से इजी इजी टॉपिक्स थे, बट ये वो टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में, जल्दी बता दीजिए। और आने वाले इकोलॉजिकल क्लासेस में हम लोग सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक मतलब होता है कि जैसे कोई एक चीज कहीं पे खत्म हो रहा है, कोई एक चीज कहीं से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। एक बाउंड्री बेस्ड इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।